हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक हिस्ट्री नोट्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th के सेकंड चैप्टर परमाणु संरचना में परमाणु मॉडल को पढ़ेंगे। ये मेरे इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में पार्ट 1 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज को समझाया था। उसके बाद आज हम परमाणु मॉडल को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, परमाणु मॉडल कई साइंटिस्टों ने बनाया था। उसको सुधार करते करते बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। सब ने अपनी अपनी थ्योरी दी है। उन थ्योरी को हम अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे और देखेंगे। एक कहानी के तौर पे पढ़ेंगे। कहानी एक इंटरेस्टिंग कहानी होगी, अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझेंगे तो आपको ये परमाणु मॉडल का जो पूरा का पूरा सभी साइंटिस्टों ने बनाया था वो आपको एक अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं एक कहानी के तौर पर भी कि एक शॉर्टकट में बताता हूँ। एक मतलब क्लास जो चलती है, मान लीजिए एक बच्चों की क्लास है, उस क्लास के अकॉर्डिंग ही हमारे पास बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं। ये यहाँ पे क्लास में सीट पे बैठे, उन्होंने क्या काम करा, एक टीचर है, उस टीचर ने कहा कि मॉडल बताओ क्या है। तो इसमें से एक जैसे पहले नंबर पे आया वो था जे टॉमसन का परमाणु मॉडल। क्योंकि जे टॉमसन एक पहला स्टूडेंट्स था। एक अकॉर्डिंग समझते हैं कि जो साइंटिस्ट था वो स्टूडेंट्स मान के चल रहा हूँ यहाँ पे। एक उसने कहा जे टॉमसन ने कि परमाणु जो होता है वो कटे हुए तरबूज की तरह होता है। कटा हुआ तरबूज, तो कटा हुआ तरबूज ऐसा है जिसमें जो उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास जो उनके अंदर काले काले बीज जो होते हैं उसको तो उसने कह दिया इलेक्ट्रॉन। क्या कह दिया? इलेक्ट्रॉन। और जो लाल भाग होता है, ये लाल भाग है, लाल भाग को उसने क्या कह दिया? लाल भाग को उसने कहा है नाभिक। अब इस नाभिक की कंडीशन में क्या है कि लाल भाग नाभिक हो गया और ये काले काले बीज इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कई जब बहुत सारे जने बैठे थे यहाँ पे कि यहाँ सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो कोई गलत बताता है या सही बताते हो, उसके ऊपर वे डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई ये सही बता रहा है, गलत बता रहा। तो जब उसने लाल भाग को नाभिक कहा तो सभी बच्चों ने उसको नाभिक को गलत बताने लगे, क्योंकि इतना बड़ा नाभिक होता नहीं। अगर मैं पेन की भी बात करूँ तो पेन का भी एक सेंटर पॉइंट होता है। नाभिक उसे तो बोलते हैं कि किसी भी चीज़ का एक सेंटर पॉइंट जो दोनों तरफ से उसको बैलेंस कर सके, तो वो सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है? नाभिक। लेकिन उन्होंने लाल भाग को नाभिक कह गए, तो यह मॉडल इसलिए सफल नहीं हुआ। बात आ गई समझ में? जब ये मॉडल सफल नहीं हुआ तो ये इसका मॉडल गलत रहा। तो इसके अकॉर्डिंग जिसने ये कहा कि वो गलत है, तो उन्होंने क्या कहा, भाई सही भी करो उसको। तो तब एक स्टूडेंट्स दूसरा उठ के आया, उसका जो नाम था दूसरे नंबर पे यहाँ पे था दूसरा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को अब अच्छे तरीके से समझते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। देखते हैं डायग्राम में कि मैं सबसे पहले एक धातु की पन्नी लूँगा। रदरफोर्ड ने एक धातु की पन्नी ली, मतलब ऐसे धातु की पन्नी क्या है? सोने की पतली पन्नी। धातु सोना ही तो है, सोने की पतली पन्नी ली उसने। बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे, थ्योरी अपना आप याद हो जाएगी। रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी ली, जिसे धातु की पन्नी बोलते हैं। उसने उस पर अल्फा किरणें, मतलब जो अल्फा किरणें होती हैं जिन्हें हम रेडियो एक्टिव किरणें भी बोलते हैं, रेडियो एक्टिव किरणें, या अल्फा किरणें। रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी पर अल्फा किरणों की बौछार करी। ये अल्फा किरणों की जब बौछार करेगा तो उसके आगे उसने क्या काम करा? जेडएनएस का पर्दा लगा दिया। जेडएनएस का पर्दा क्यों लगाता है? क्योंकि प्रदीप्ति करता है, चमक उत्पन्न करता है। तो जेडएनएस का पर्दा, तो उसने ये चीज़ लगा दिया। जेडएनएस का पर्दा मतलब जिंक सल्फाइड। इन तीनों को उसने सहारा लिया। इन तीन चीज़ का सहारा लेके उसने अपनी परमाणु मॉडल की थ्योरी को सफल करा। तो सफल कैसे किया, मतलब कि उसने बताई अपनी थ्योरी को। देखते हैं कि रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी पर जब अल्फा किरणों की बौछार करी तो ये अल्फा किरणें इस पन्नी को भेदकर जेडएनएस के पर्दे पर चमक उत्पन्न करती हैं। जेडएनएस के पन्ने को सोने की पतली पन्नी को भेदकर जेडएनएस के पर्दे पर चमक उत्पन्न करती हैं, तथा कुछ किरणें उसके नाभिक से टकराकर, उसके मध्य भाग से टकराकर वापस लौट जाती हैं। उसके मध्य भाग से टकराकर वापस लौट जाती हैं। डायग्राम समझ में आ गया? दोबारा से थ्योरी को देखेंगे, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये डायग्राम सही से बनाना मैं आपको अभी दोबारा दिखाऊंगा। ये एक रफली था। रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी पर
अल्फा किरणों की बौछार करी। ये अल्फा किरणें जब सोने की पतली पन्नी को भेद कर जाती हैं तो जड़नस के पर्दे पर चमक उत्पन्न करती हैं तथा कुछ उसके नाभिक मध्य से टकराकर वापस लौट जाती हैं, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि एक रीजन यह है कि सोने की पतली पन्नी क्यों ली उसने। हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि उसने सोने की पतली पन्नी क्यों ली, क्योंकि अल्फा किरणें जो धातु होती है सोना वो अक्रियाशील होती है, किसी से क्रिया नहीं करती जल्दी से, बहुत कमी के साथ में अगर करी तो करी, नहीं तो वो किसी के साथ भी, सोना कभी भी किसी के साथ क्रिया नहीं करता, वो एक अक्रियाशील होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें सोने की पतली पन्नी लेनी होती है। और वो उसको सोने को कितना पतले से पतला कर लो, एक बाल भी है उसका भी कई मीटर तक तार बन सकता है, जितना बाल बारीक होता है ना उससे भी बारीक उसका तार बन सकता है। तो स्टूडेंट्स इसकी थ्योरी को देखेंगे और इसके डायग्राम को दोबारा से देखते हैं। सेम डायग्राम होगा, देखेंगे क्या है। रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा किरणों की बौछार करी। ये अल्फा किरणें इस पन्नी को भेदकर ZnS मतलब जिंक सल्फाइड के पर्दे पर चमक उत्पन्न करते हैं, लेकिन कुछ अल्फा किरणें इस पर्दे के मध्य से टकराकर वापस लौट जाते हैं। अतः जिससे निष्कर्ष निकलता है कि डायग्राम सेम वही। ठीक है जी, ये अल्फा किरणें, डायग्राम ये रहा। ये डायग्राम आप अच्छे तरीके से बनाना, थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। जिससे निष्कर्ष निकलता है, क्या निकलता है कि जो इसका बाह्य का खोखला भाग है, बाह्य का तो खोखला भाग हो गया और मध्य का ठोस भाग हो गया, तो इसलिए परमाणु दो भागों में बट गया। जब परमाणु दो भागों में बटा तो देखते हैं, जब परमाणु दो भागों में बट गया तो हमने पॉइंट बना के लिखे कि परमाणु दो भागों में बटा होता है। नंबर 1 बाह्य का खोखला भाग और मध्य का ठोस भाग। बात आ गई समझ में, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट से अच्छा पॉइंट है। दूसरा देखते हैं, परमाणु का नाभिक अत्यंत सूक्ष्म व अत्यंत कठोर होता है। भाई जब उससे किरणें टकराई और वापस लौट जाती हैं तो वो अत्यंत कठोर होगा और सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म क्यों होगा, क्योंकि उसके बाह्य से सब बाहर जा रही हैं। किरणें ZnS के पर्दे पर चमक उत्पन्न कर दी थी तो छोटा सी तो नाभिक होगा। तो इसने बताया था नाभिक छोटा होता है, अत्यंत कठोर है। तीसरा पॉइंट क्या है, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन और बाह्य में कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो हमारे पास एक परमाणु है, उस परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन, यहाँ पे लिख देता हूँ बाहर की साइड में करके, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गति करते हैं और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। ठीक है ना, नाभिक के जो बाहर हैं वो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। नाभिक के अंदर कौन कौन होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। तो नो, क्लियर है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है जी अब हमारे पास, कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। मैंने अभी एक चार्ट बना के दिखाया था आपको कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, बस आवेश ही तो अलग अलग है। कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, मतलब आवेश क्या है 1.6 × 10⁻⁹, दोनों की संख्या बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे माइनस का, प्रोटॉन पे प्लस का चार्जेस होता है। क्लियर है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, ये एक किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। आगे क्या काम है हमारे पास, कि जो परमाणु का जो नाभिक होता है, ये चीज़ यहाँ पे बना देता हूँ, ये परमाणु है और एक परमाणु का नाभिक है। तो इस नाभिक की उसका भी तो नाभिक का भी एक केंद्र है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है, तो परमाणु की नाभिक की त्रिज्या 1 × 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 1 × 10⁻13 सेंटीमीटर, जबकि परमाणु की त्रिज्या मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 1 × 10⁸ सेंटीमीटर होती है। क्लियर है। अगला पॉइंट क्या है, नाभिक की जो त्रिज्या होती है, यहाँ से नाभिक की त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको इसकी जो इकाई होती है फर्मी भी के बराबर होती है। तो एक फर्मी बराबर 1 × 10⁻13 सेंटीमीटर। फर्मी आपको समझ में आ गया होगा, जो त्रिज्या की विमा है उसको फर्मी भी बोला गया। आगे क्या है हमारे पास, जो नाभिक की त्रिज्या की प्रास है, नाभिक की त्रिज्या की प्रास जिसको रेंज बोलते हैं, वो 1.5 × 10⁻13 सेंटीमीटर से 6.5 × 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। ये आपको समझ में आ गए होंगे, नोट कर सकते हो। ये इतनी रेंज होती है, रेंज याद रखनी है, फर्मी और इनकी वैल्यूज जो आपको क्लियर कर रखनी है, याद है। ये उसने बता दिया था रदरफोर्ड ने सारे पॉइंट्स भी। लेकिन अब किसी भी तरीके से उसने क्या काम करा, एक जैसे स्टूडेंट्स थे या दूसरे स्टूडेंट्स ने ये काम करे थे, वो रदरफोर्ड था, सारी चीज़ उसने बता दी। उसके बाद क्या काम करा कि तीसरे स्टूडेंट्स ने खड़े होकर बोला, मान लिया तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के कक्षाओं में चारों ओर गति करता रहता है। भाई परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति तो करता रहेगा,
लेकिन वो जब अपनी काम करेगा, सुबह से शाम लोग काम कोई व्यक्ति भी करता है तो ऊर्जा की हानि भी करता है, तो गिरेगा कहाँ पर, कहाँ मतलब कि ऊर्जा की हानि करेगा, तो उसकी वो सही जानकारी नहीं दे पाया था। तो जब नहीं दे पाया तो उसने उसमें दोष निकाल दिए। वो दोष निकाले, वो तीसरा स्टूडेंट्स कौन था, नील्स बोहर। तो नील्स बोहर ने उसके दोष निकाले थे रदरफोर्ड के। वो कौन कौन से दोष थे ये देखते हैं। किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की उसकी सही जानकारी नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया था, क्योंकि किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर तो लगाते हैं लेकिन वह अपनी ऊर्जा की हानि भी करता है और कुछ समय पश्चात नाभिक में गिर जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सुबह से शाम लोग खेत में काम करता है, अगर वो काम नहीं करेगा तो वो अपना बैठे रहेगा तो ऊर्जा की हानि भी नहीं होगी, लेकिन अगर वो काम करने लगा तो काम करेगा, थकेगा भी तो उसे आराम भी चाहिए, मतलब वो गिरेगा भी। तो इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता रहेगा तो वो क्या करेगा, वो कैसे मतलब कैसे घूमेगा, वृत्त कक्षाओं में गति करता रहेगा। तो और जब गति करेगा तो काम करेगा तो कहाँ गिरेगा, वो किस प्रकार, तो उसकी जानकारी सही जानकारी वो नहीं दे पाया था। अतः रदरफोर्ड नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की सही जानकारी नहीं दे पाया ऊर्जा की। जब ऊर्जा की सही जानकारी नहीं दे पाया था तो उन्होंने कहा, तीसरे स्टूडेंट्स को जब सारी चीज़ उसने कहा तो उन्होंने, टीचर ने कहा उससे कि हाँ भाई अगर ये चीज़ तुम गलत बता रहे हो तो सही भी बात है, सही बात तो है लेकिन उसको सही भी करो। तब उसने अपना एक मॉडल बनाया था, उसको ठीक किया था, बस सिर्फ बना तो रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल सही दिया था बिल्कुल, लेकिन वो कुछ चीज़ की जानकारी नहीं दे पाया था। तो इन चीज़ की जानकारी किसने दी थी, नील्स बोहर ने। नील्स बोहर ने क्या कहा था कि हमारे पास किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। मतलब कि ये क्या है, एक परमाणु है, परमाणु के नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। मतलब कि ये ऐसे नहीं कि यहीं घूमते रहे होगा साइड साइड से ही, वो ऐसे घूमते हैं इसके। और वे वृत्ताकार कक्षाएं कैसी होती हैं, ऐसी, ये वृत्ताकार कक्षा है। तो इन वृत्ताकार कक्षाओं में जब वो चक्कर लगा रहा है तो वो चक्कर कैसे लगाएगा, 1 2 3 बहुत सारी कक्षाएं मान ली हमने, मान लीजिए। तो जब वो ऊर्जा चक्कर गति करता रहेगा तो ऐसे इधर भी चक्कर गति कर रहा है, गति आगे बढ़ रहा, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में, पांचवी कक्षा में, छठी कक्षा, ऐसे बहुत सारी कक्षाओं में वृत्ताकार गति कर रहा, लेकिन कोई लिमिट ही नहीं रखी, तो वो तब भी अपनी ऊर्जा की हानि करता रहेगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में तो चक्कर लगाते हैं, बल्कि कुछ निश्चित कक्षाओं में भी गति करता है। समझ में आ गया। वो निश्चित कक्षा उसने कितनी रखी थी, 4। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, उसने 4 कक्षाएं बनाई थी। ये 4 कक्षाएं आपको पता चल गया होगा किस तरह से किसने बनाई, नील्स बोहर ने। तो पहली कक्षा को उसने क्या कहा, K बोला, दूसरी को L, तीसरी को M और चौथी को N। सबको उसने नाम दिए थे, मैं इनको बदल नहीं सकता ना ही आप, क्योंकि ये जो उन्होंने रख दिए तो वो उनके इस अकॉर्डिंग हमें सभी पढ़ने पड़ेंगे। तो K L M N 4 कक्षाएं उन्होंने नाम दिए थे। इसी तरीके से पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तीसरे में कितने करते हैं, चौथी में कितने करते हैं, सब वो बात की बात है। पर लेकिन जो क्या चीज़ है, वृत्ताकार कक्षाओं में गति करेंगे और निश्चित कक्षाओं में गति करेंगे। बात आई समझ में आपको। निश्चित कक्षा कौन कौन सी है, K L M N कितनी है, 4 है ये चीज़। लेकिन अब अगर मुझे इनके साथ साथ वो कक्षाओं में गति तो करते हैं तो उनका जो कोणीय संवेग होगा, जो कोणीय संवेग होता है, तीसरा पॉइंट जो हम बनाएंगे यहाँ पे, वो तीसरा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन उन कक्षाओं में गति करते हैं जिनका कोणीय संवेग mv एक निश्चित गुणित अनुपात में होता है। निश्चित गुणित अनुपात क्या होगा, mvr = nh/2π। m द्रव्यमान, v वेग, r त्रिज्या, n मोलों की संख्या होती है, h ऊंचाई मतलब कि, और पाई ये हमारा मान है 22, मान 3.14। तो कहने का मतलब ये निश्चित अनुपात का एक फॉर्मूला होता है गुणित अनुपात का। तो अगर हमें कोणीय संवेग ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज इतना खास नहीं है। वे 2 पॉइंट उन्होंने अच्छे प्रकार से हम याद कर सकते हैं। कौन से, ये वाले 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं, ये वाले। आगे जब हमारे ये 2 पॉइंट थे, इन 2 पॉइंट को सुनने के साथ साथ जब कोणीय संवेग निकल गया, कोणीय संवेग की बात उसकी अच्छी थी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोणीय संवेग जो फॉर्मूला होता है mvr = nh/2π के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे थे। लेकिन 2 पॉइंट के ये वाले एक वृत्ताकार और निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं, तो उनके साथ साथ जब एक चौथे स्टूडेंट्स ने क्या कहा
कि अगर मैं इस आपके मॉडल को चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं तो वो चुंबकीय क्षेत्र में एक वृत्ताकार नहीं रहने का, क्योंकि चुंबक क्या होती है, दो आकर्षित होती है और प्रतिकर्षित, मतलब या तो इसको खींच देंगी, गोल नहीं रखने की, या इसमें दबाव डाल देंगे, लंबा कर देंगे इसको। तो कहने का मतलब अगर वृत्ताकार होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा, और अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख दूंगा तो वृत्ताकार रहने का ही नहीं, वो अब रहने का नहीं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रभाव पड़ जाएगा, इफेक्ट पड़ जाएगा। उस इफेक्ट के कारण क्या होगा, मतलब कि तब वो फेल हो जाना मॉडल। तो ये दोष किसने निकाले थे, सोमरफील्ड ने। तो सोमरफील्ड ने जब दोष निकाले थे तो सबसे पहले हम नील्स बोर के दोष पढ़ेंगे। किसने निकाले थे, सोमरफील्ड ने। देखते हैं नील्स बोहर के परमाणु मॉडल के दोष। जब कोई इलेक्ट्रॉन विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो दो अवरक्त क्षेत्रों में बढ़ जाता है। इस घटना को जीमान प्रभाव कहते हैं। हमने क्या काम करा था कि एक ये मॉडल है परमाणु मॉडल, और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रख दिया। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। जब चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो दो अवरक्त क्षेत्रों में बढ़ गया। तो दो अवरक्त क्षेत्रों में बढ़ने के साथ साथ कौन से होंगे, तो उस प्रभाव को उन्होंने क्या कहा, जीमान प्रभाव कहा। अब जब वो बढ़ गया तो ये क्या तो लंबा हो जाएगा, मतलब कि लंबाई में, क्योंकि आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे ही होते हैं, या तो चुंबक आपस में मिलने की काम करती है, एक दूसरे से दूर दूर भगती हैं। तो इस कंडीशन को जीमान प्रभाव कहा गया। तो उन्होंने क्या कहा कि वृत्ताकार जब नहीं रहने का तुम इस मॉडल को सही करो। तो उन्होंने सिर्फ इतना सा काम बताया था कि मॉडल यहाँ तक आपका बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये वृत्ताकार से हट के अगर इन्होंने ये आकर्षित होने लगे या प्रतिकर्षित होने लगे तो दो अक्षों पर बांट जाएंगे, एक लघु अक्ष और दूसरा दीर्घ अक्ष। लघु अक्ष कैसा होगा, लघु अक्ष तो हो गया आपका ऐसा कि ऐसा बिछ जाए, मतलब अगर ऐसा करा तो ये लंबाई में ऐसा हो गया, और दीर्घ अक्ष हो गया आपका ऐसा ही। जब तक लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष इसे मान लो, ये छोटा ही तो यहाँ पे, लघु अक्ष इसे मान लो और दीर्घ अक्ष इसे, ठीक है जी। ये तो लघु अक्ष हो गया और ये दीर्घ अक्ष हो गया। जब तक लघु अक्ष की लंबाई दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर नहीं हो जाती तब तक आपका मॉडल सफल नहीं होने का, वो गलत होगा। यहाँ पे इन्होंने इस फॉर्म को बताया था सोमरफील्ड ने। छोटी सी बात बताई थी, क्या कहा था कि इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन दो अक्षों पर गति करता है, लघु अक्ष व दीर्घ अक्ष, और जब तक लघु अक्ष की लंबाई दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर नहीं हो जाती तो इलेक्ट्रॉन कक्षा में लगातार चक्कर लगाता रहता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन कक्षा में लगातार चक्कर लगाता रहता है, ठीक है ना। जब हमारे दोनों अक्ष बराबर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कक्षा में लगातार चक्कर ही लगाएगा। ये चीज़ हमारे मॉडल इस प्रकार से हमारा सोमरफील्ड ने जो छोटी छोटी कमी थी वो ख़त्म कर दी थी। लेकिन बनाया किसने था मॉडल, रदरफोर्ड ने पूरा का पूरा। उसमें सुधार करते गए बस ये आगे। लेकिन रदरफोर्ड ने मॉडल तो बना दिया था, कक्षाएं किसने बनाई, नील्स बोहर ने। क्योंकि कक्षाएं जो बनाई थी KLMN 4 कक्षाओं में निश्चित अनुपात करा था, तो उनका कोणीय संवेग भी उसने बताया था चारों कक्षाओं के लिए भी। तो तब कक्षाएं उसने बनाई नील्स बोहर ने, और मॉडल किसने बनाया, रदरफोर्ड ने। इनमें सुधार कौन करता चला गया, सोमरफील्ड एक लास्ट था, तो सोमरफील्ड ने यहाँ तक हमारा सुधार किया था। इस तरीके से हमारे परमाणु मॉडल सारे के सारे हमें मिल गए थे, सबकी हमने साइंटिस्टों की थ्योरी कवर कर ली है। इसके बाद हमारे पास, इनके बाद सोमरफील्ड के बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कक्षा, उपकोष, कक्षक, मतलब इनके मॉडल जब तैयार हो गया तो उस मॉडल में कक्षा जो होती है उसके अंदर उपकोष, कक्षक, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस प्रकार के, तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और किसी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।